जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का बात करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है आज एटमॉस्फेयर का टॉपिक करेंगे। एटमॉस्फेयर से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक है मैं उसका नाम बता देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, या आप बोल सकते हैं कि वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में अगर आप आएंगे तो जो एटमॉस्फेयर होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर बेसिकली होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के सराउंडिंग में, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में या पृथ्वी के चारों ओर डिफरेंट टाइप के गैस के मिक्सचर से, डिफरेंट टाइप के गैस के मिक्सचर से जो लेयर बनता है, जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है? अ मिक्सचर ऑफ different type of gases, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के गैसेज के मिश्रण से क्या हुआ है, बना हुआ है, जो अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग में पाया जाता है। अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग में बच्चों पाया जाता है। अब चूंकि ये डिफरेंट टाइप के गैस से बना है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के गैस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे ऑर्गन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे नियॉन, जैसे क्रिप्टॉन। ये सारे गैसेस जो है ये एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में पाए जाते हैं, ठीक है। इन गैसेस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस है। कैसी गैस है? एक हैवी गैस है, भारी गैस है। और यह एक ग्रीन हाउस गैसेज भी है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल गैस है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यहाँ पे है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, या आप बोल सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग ये है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जब पृथ्वी के औसत तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। जब अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में या तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का, तो ऐसे सिचुएशन में ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, और ग्लेशियर जब मेल्ट करेंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा, और सी लेवल जब इंक्रीज होगा तो ऐसे सिचुएशन या ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे कि जो आइलैंड्स है, छोटे छोटे जो कोस्टल एरियाज हैं, वो जो है क्या होंगे, डूबना शुरू कर देंगे। और इस स्तर पे पूरा ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो क्लाइमेट चेंज के प्रयासों के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कन्वेंशन करता है। जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे आप सुनते हैं कोप, अभी रिसेंटली कोप 28 हुआ, कोप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका मोटिव यही था कि कैसे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट या वैश्विक तापन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में कुछ नोबल गैस होते हैं, इनर्ट गैस। नोबल या इनर्ट गैस ऐसे होते हैं
जिनका एक्सटर्नल सेल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, मेच्योर होता है, उनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप में एक कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो नोबेल गैस भी पाए जाते हैं, जैसे ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। ये नोबेल गैस है या इनर्ट गैस है या अक्री गैस है जो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में बच्चों पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन से संबंधित बातें थी। अब आइए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आइए देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में अगर आप आएंगे तो इसको हम मेनली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से जैसे ही आप हाइट की ओर बढ़ेंगे या एटमॉस्फेयर की ओर बढ़िएगा, आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको मिलेगा मध्य मंडल या मेजोस्फेयर। उसके अलावा मेजोस्फेयर के बाद आयन मंडल या आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर को हम लोग थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। थर्मोस्फेयर के नाम से हम लोग जानते हैं, किसके नाम से? थर्मोस्फेयर के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं। और उसके बाद लास्ट आपको जो मंडल मिलेगा उसको बोलते हैं बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, अक्सर पूछा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, उन स्ट्रक्चर या संरचना में उनके लेयर को जो है आप क्रस्ट से एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ते हुए आप उनको अरेंज करें। तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर मिलेगा। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर मिलेगा। मेसोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर मिलेगा और आयनोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर। तो यही क्रम है, आप इसको ध्यान में रखें। अर्थ के क्रस्ट से या पृथ्वी की सतह से जैसे ही आप एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की ओर जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले, जिसको लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। उसके बाद ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो के बाद मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये क्रम है, आप इसको ध्यान में रखें। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आयनो एंड एक्सो। ठीक है, यही क्रम है, इसको आपको ध्यान में रखना है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक एक लेयर्स के बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने देखिए, ये स्ट्रक्चर्स दिया गया है। स्ट्रक्चर्स में अगर आप आएंगे तो देखिए ये आपको अर्थ से जैसे ही आप हाइट पे बढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की ओर, सबसे पहला लेयर आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर। क्या मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से आप हाइट की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलेगा ओजोन लेयर, ओजोन परत पाए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर से आगे बढ़िएगा तो मेसोस्फेयर आपको मिलेगा। मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर या वायुमंडल। ये एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ने पर ये अलग अलग लेयर्स हैं, इन अलग अलग परतों का विकास हुआ है। इन लेयर्स के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर में आपको दिख रहा है जैसे क्लाउड है। क्लाउड के अलावा अगर आप देखेंगे तो क्लाउड बनेगा, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल भी इसी में ही होगा। तो ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत जितनी भी वेदर एक्टिविटीज हैं, जिसमें जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं, वेदर एक्टिविटीज या मौसमी क्रियाएं हैं, वो सारे मौसमी क्रियाएं या वेदर एक्टिविटीज जो है आपको ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि कौन से लेयर में सभी प्रकार की मौसमी क्रियाएं होती हैं, या बादल बनता है, बारिश होता है, या हवाएं चलती हैं। तो ये समझ लीजिए कि वो कौन से स्फीयर का बात कर रहा है, ट्रोपोस्फीयर का बात कर रहा है। तो वेदर एक्टिविटी वो सारी मौसमी क्रियाएं जो है ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। उसके अलावा ट्रोपोस्फीयर से संबंधित और भी बातें हैं, उसको हम लोग आगे कंटेंट में देखते हैं। अभी आप सिर्फ इतना जाने कि ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद हाइपोस्ट्रेटोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, देन थर्मो एंड लास्ट एक्सोस्फीयर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, पहला जो लेयर है आपके पास ट्रोपोस्फीयर के बारे में हम लोग बात करें। ट्रोपोस्फीयर में अगर आप आएंगे तो दिस इज द लोअर मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो ट्रोपोस्फीयर है यह जो है एटमॉस्फेयर का सबसे निचला परत है, वायुमंडल का जो है ये सबसे निचला परत है, ठीक है। सबसे निचला परत या लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे लोअर मोस्ट लेयर या लोवेस्ट लेयर कौन सा है, तो दैट इज ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रोपोस्फीयर में अगर आप आएंगे तो ट्रोपोस्फीयर का जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, क्या बढ़ता है, हाइट या एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन दिस जोन। तो इस जोन में या इस मंडल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है या तापमान में बच्चों कमी आती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन दिस जोन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रोपोस्फीयर से संबंधित बातों पे अगर आप आएंगे तो एक है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट या इसको बोलते हैं सामान्य तापमान ह्रास दर, ठीक है। तो आइए देखते हैं सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट। देखिए नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है कि अभी हमने बताया आपको कि हाइट बढ़ने के साथ या एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फीयर में। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ टेम्परेचर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, घटते जाएगा। और ये जो टेम्परेचर घटने का जो रेट होता है वह 165 मीटर की हाइट पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, एल्टीट्यूड पर जाने पर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से कम होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से क्या होता है, डिक्रीज करता है। या इसी बात को आप ऐसे बोल सकते हैं, और 1000 मीटर की हाइट पर जाने पर, एल्टीट्यूड पर, या 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो चाहे आप ये बोले कि 165 मीटर के एल्टीट्यूड पर या एवरी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना टेम्परेचर कम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1000 मीटर और 1 मीटर के एल्टीट्यूड पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से टेम्परेचर या तापमान क्या होता है, कम होता है। तो देखिए यही लिखा है बच्चों, नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब विथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ 165 मीटर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो जो ये टेम्परेचर डिक्रीज होने का जो रेट है इसी को नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से हम लोग जानते हैं, सामान्य तापमान ह्रास दर के नाम से जानते हैं। तो चाहे 165 मीटर के ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज बोले, चाहे आप 1000 मीटर के एल्टीट्यूड पर आप इसको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज टेम्परेचर बोले, दोनों बोल सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट यही आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल लैप्स रेट है। तो इस प्रकार जो नॉर्मल लैप्स रेट है, जो सामान्य तापमान ह्रास दर है, वह जो है यह सामान्य विशेषताएं है, जनरल फीचर है ट्रोपोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर का क्या है? जनरल फीचर है। लेकिन आप ऐसा सोचे कि अगर ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटने की बजाय टेम्परेचर बढ़ने लगे, टेम्परेचर घटने की बजाय टेम्परेचर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इस फेनामेना को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन या तापीय प्रतिलोमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तापीय प्रतिलोमन या टेम्परेचर इन्वर्जन। दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है? जस्ट नॉर्मल लैप्स रेट के अपोजिट है। जहां नॉर्मल लैप्स रेट में टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वहीं टेम्परेचर इन्वर्जन में ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का प्रोसेस है, यह हमेशा नहीं होता। या आप बोल सकते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर का एक एक्सेप्शन केस है। क्या है? एक एक्सेप्शन या अपवाद जो है कॉन्सेप्ट है, या एक्सेप्शन केस है, अपवाद कंडीशन है। अब एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि सामान्य फीचर या जनरल फीचर क्या है कि ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज एक्सेप्शन ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। उसके अलावा अगर ट्रोपोस्फेयर के बारे में अगर आप आएंगे तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर अगर आप आएंगे तो इसकी जो हाइट है या इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो है 18 किलोमीटर। एंड देन पोल पर ये जो है 8 किलोमीटर है। कितना है? 8 किलोमीटर है। तो यही बात लिखी गई है। इट्स हाइट एट द इक्वेटर इज 18 किलोमीटर एंड एट द पोल्स इट्स हाइट इज 8 किलोमीटर। The reason for this is convection currents which are present at the equator। तो ये जो हाइट ट्रोपोस्फेयर पर 18 किलोमीटर है, पोल पर 8 किलोमीटर है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दिस इज कन्वेक्शन करेंट्स। ठीक है, दिस इज कन्वेक्शन करंट चलते हैं। कन्वेक्शन करंट का मतलब, चूंकि इक्वेटर पर जो है इंसुलेशन हाई रिसीव होता है, तो इंसुलेशन हाई होने के कारण टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण ये कन्वेक्शन करंट चलते हैं। और इसके कारण जो है इक्वेटर पर जो है ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है मैक्सिमम होती है एंड पोल्स पर मिनिमम होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा अगर आप आएंगे, अगर आपसे कहा जाए एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट है 12 to 13 किलोमीटर। 12 to 13 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एवरेज है। बाकी उसके अलावा ये एक्चुअल हाइट है। मैंने दोनों बता दिया, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लें आप या स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर एट एनी लैटिट्यूड इज हाइयर इन समर देन इन ऑटोमन। तो ये कह रहा है कन्वेक्शन करंट के कारण, कन्वेक्शन करंट के कारण जो है, जो हीट के कारण होता है या इंसुलेशन के कारण होता है, वो वैसे अक्षांशों पर या लैटिट्यूड पर ट्रोपोस्फीयर का हाइट ज़्यादा होता है जहाँ पे इंसुलेशन हाई होता है, और जैसे जैसे इंसुलेशन का रेट कम होते जाता है ट्रोपोस्फीयर की हाइट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यही कारण है कि समर में आप देखेंगे कि चूंकि इंसुलेशन हाई रिसीव होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो कन्वेक्शन करंट प्रेजेंस होगा, और उसके अलावा उसके कारण आप देखेंगे कि समर में ट्रोपोस्फीयर की हाइट इंक्रीज हो जाती है, जबकि विंटर में इसका जो हाइट है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फीयर से संबंधित बातें। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रोपोस्फीयर ऑल सीजनल एंड वेदर रिलेटेड फेनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फीयर। तो जितने भी सीजनल एक्टिविटीज हैं, मौसमी क्रियाएं, चाहे वो बादल का बनना हो, चाहे स्टॉर्म हो, प्रेसिपिटेशन हो, रैन हो, ये सारे वेदर एक्टिविटीज वो ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रेटोस्फीयर जो है आपको मिलेगा ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर से जैसे ही आप एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर द लेयर स्टार्ट एबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एबव द अर्थ। ठीक है, तो देखिए अगर ये अर्थ है बच्चों, सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये ट्रोपो और स्ट्रेटो के बीच जो ये बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है, जो स्ट्रेटो को ट्रोपो से अलग कर रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, या इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। तो ट्रोपोपॉज के जस्ट एबव या ऊपर आपको ट्रोपोस्फीयर मिलेगा, और ये ट्रोपोपॉज सेपरेट फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर टू ट्रोपोस्फीयर। यह जो है समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करता है, या स्ट्रेटोस्फीयर को ट्रोपोस्फीयर से सेपरेट करता है। ठीक है, और उसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर जो है आपको ट्रोपोपॉज के ऊपर अप टू 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। अप टू 50 किलोमीटर, इतना 50 किलोमीटर की हाइट तक आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में नेक्स्ट अगर आप आएंगे, इट्स थिकनेस इज लेस एट द इक्वेटर एंड मोर एट द पोल्स। रीजन द ट्रोपोस्फीयर एट द पोल्स इज ओनली एट अ हाइट ऑफ अप टू 8 किलोमीटर and hence the height of the stratosphere at the poles will be 50 minus 8 is equal to 42 kilometer higher than the troposphere, higher than the troposphere। चलिए भाई आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर का जो थिकनेस है, मोटाई, थिकनेस या मोटाई, वो इक्वेटर पर लेस है। क्या है? इक्वेटर पर या 0 डिग्री पर लेस है, कम है, जबकि ये पोल्स पर क्या है? पोल्स पर हाई है। पोल्स पर क्या है? इसकी थिकनेस मैक्सिमम है। ऐसा क्यों है? यही मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में आपने पढ़ा कि ट्रोपोस्फीयर में आपने देखा कि हमने ये बताया कि ट्रोपोस्फीयर का जो थिकनेस है वो इक्वेटर पर 18 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फीयर, अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे, ये अर्थ, ये ट्रोपोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर अगर मान लिया ये 18 किलोमीटर है और यहाँ पे 8 किलोमीटर है, तो ये 8 किलोमीटर
और ये 18 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फीयर कुछ इस तरीके होगा। अगर ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर की हाइट तक है और यहाँ पे 8 किलोमीटर की हाइट तक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जहां इक्वेटर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर वो 18 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होगा, वहीं पोल्स पर स्ट्रेटोस्फीयर 9 किलोमीटर के बाद ही, 8 किलोमीटर के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे कि 8 किलोमीटर के बाद देखेंगे तो जहां जो है पोल्स के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर लगभग 42 किलोमीटर होगा थिकनेस, वहीं जो है अगर इक्वेटर के ऊपर अगर आप आएंगे तो ये लगभग 32 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ये 10 किलोमीटर मोर है ट्रोपोस्फीयर, जिसकी वजह से वहां पे जो है 10 किलोमीटर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो जो थिकनेस है स्ट्रेटोस्फीयर का वो इक्वेटर पर लेस होता है, जबकि पोल्स पर मैक्सिमम होता है। यही बात लिखी गई है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर में नेक्स्ट पॉइंट अगर आप आएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज एल्टीट्यूड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस। जहां हमने ट्रोपोस्फीयर में ये बताया था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ने के साथ इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें ओजोन गैस प्रेजेंट है, और ये जो ओजोन गैस है ये क्या करता है, ये सन से, सूर्य से निकलने वाली जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रे को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के कारण जो है इस टेम्परेचर इस लेयर में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और ये जो यूवी रे है ये हार्मफुल रे है। अगर ये अर्थ के सरफेस पे आने लगे तो ह्यूमन कम्युनिटी में जो है आप देखेंगे कि स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो यूवी रे को ओजोन जो लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यूवी रे को अर्थ के सरफेस पर आने नहीं देता। इसीलिए ओजोन लेयर को हम जो है अम्ब्रेला ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, या अर्थ का रक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और ओजोन के ब्रेक होने का रेट और ओजोन के फॉर्मेशन का रेट, दोनों रेट नेचुरल है। क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। तो पहले O3 जो है क्या होता है, ये O2 प्लस O में ब्रेक करता है। क्या करता है, ब्रेक करता है, और फिर से O2 प्लस O मिलकर क्या बनाता है, O3 बनाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। और इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक ऑफ ओजोन। ब्रेक ऑफ ओजोन, ओजोन का टूटना, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मतलब ओजोन का बनना। दैट प्रोसेस इज नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ओजोन का जो थिकनेस है वो थिन होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, या ओजोन में होल होते जा रहा है। और ओजोन में होल होना या थिन होना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। दैट इज ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन का मतलब यह है कि ओजोन का थिन होना, ओजोन लेयर का थिन होना या ओजोन परतों का पतला होना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है,
ब्रेक होने का रेट तो वैसे ही रहता है, लेकिन फॉर्मेशन का रेट को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। और जैसे ही ओजोन के फॉर्मेशन एंड ब्रेक होने के रेट में, फॉर्मेशन एंड ब्रेक होने के रेट में जो है अंतर होता है, डिफरेंट होता है, वहीं पे ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार फॉर्मेशन का रेट धीरे हो गया है, ब्रेक होने का रेट पहले जैसा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सोचें कि जब ओजोन डिप्लेशन या ओजोन लेयर थिन होते जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट रे की संभावनाएं अर्थ के सरफेस पे आने की बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। एक बात और, अगर आपको वीडियो में कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में एयर फ्लो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल में वायु जो है क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर में ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर एंड कॉमनेस ऑफ वेदर फिनोमेना एयर प्लेन्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर। वायु के क्षैतिज प्रवाह एवं मौसमी परिघटनाओं के शांत रहने के कारण वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। तो जो एयरप्लेन्स, ठीक है, जो एयरप्लेन्स आपको उड़ते हुए दिखेंगे वो समताप मंडल में। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे जो विंड, जो हवाएं हैं वो हॉरिजॉन्टली चल रही हैं। दूसरी बात कि यहाँ का जो वेदर है काफी कॉम है, शांत रहता है, डिस्टरबेंस उतना नहीं होता, क्लाउड आपको कम मिलेंगे। तो इसके कारण जो है यहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं, जिससे जो है उनके ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द आउटर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर वेयर ओजोन गैस इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर ये कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये 50 किलोमीटर तक जो इसका रेंज है वहाँ तक आपको ओजोन लेयर का विकास है। लेकिन ओजोन जो परत है उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन 20 किलोमीटर के आसपास है। 20 किलोमीटर के आसपास जो है, 20 किलोमीटर के हाइट पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। बाकी उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ओजोन का जो लेयर है उसकी डेंसिटी जो है कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बारे में अगर आप आएंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इट इज लोकेटेड एबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। यह जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। नेक्स्ट, इन दिस जोन द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में हमने बताया कि एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर के बारे में आते हैं। आयन मंडल या आयनोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। इट इज फाउंड इन द आयनोस्फेयर अप टू अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर एबव द मेसोस्फेयर। 400 किलोमीटर एबव द मेसोस्फेयर। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन द आयनोस्फेयर आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, आयन मंडल में उपस्थित गैसों के कारण विद्युत आवेशित होते हैं। ठीक है, विद्युत आवेशित होते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, रेडियो वेव्स आर प्रोपगेटेड थ्रू दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
जो रेडियो वेव्स होते हैं वो आयनोस्फीयर में यहीं से ट्रांसमिट करे जाते हैं और इन्हीं के कारण जो है रेडियो क्या होता है, चलता है या रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग करा जाता है। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज एन एल्टीट्यूड इन द आयनोस्फीयर द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज। द रीजन फॉर दिस इज दैट द एयर पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। आयनोस्फीयर में अगर आप आएंगे तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, आयनोस्फीयर। द आयनोस्फीयर इज फॉर्म्ड इनटू 4 स्मॉल लेयर्स। इसमें आपको 4 स्मॉल लेयर मिलेंगे, डी लेयर, ई लेयर, एफ एंड जी लेयर। ठीक है, तो डी लेयर इट इज लोकेटेड बिटवीन 6099 किलोमीटर लॉन्ग। द वेवलेंथ रेडियो द लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लेयर। ठीक है, तो इस लेयर से आप देखेंगे जो लॉन्ग वेव लेंथ वाले रेडियो वेव्स हैं वो जो है रिफ्लेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ई लेयर। ई लेयर में अगर आप आएंगे वेव्स ऑफ मीडियम वेवलेंथ, यहाँ पे मीडियम वेवलेंथ की रेडियो वेव्स जो है रिफ्लेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एफ लेयर में, एफ लेयर से जो है शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस। एंड जी लेयर all types of radio waves can be reflected from this। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस प्रकार बच्चों ये आयनोस्फीयर से संबंधित बातें थी। आयनोस्फीयर के ऊपर आपको लेयर मिलेगा एक एक्सोस्फीयर का। कौन सा? एक्सोस्फीयर, वायुमंडल। और ये वायुमंडल जो है अगर आप आएंगे तो वायुमंडल ये आयनोस्फीयर के जस्ट एबव आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ लेयर्स से एटमॉस्फेयर के, जिसको हमने डिस्कस करा, हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में कुछ खास नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ ये आप जाने कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल का ये सबसे ऊपरी परत है। ये तो एक्सोस्फीयर के बारे में था। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर ना करें, जिसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर पे ज़्यादा फोकस करें। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान में रखिए। इससे टेम्परेचर से संबंधित बातें, वेदर एक्टिविटीज़ से संबंधित बातें, उसके अलावा ओजोन से संबंधित बातें, टेम्परेचर और एल्टीट्यूड के बीच रिलेशन से संबंधित बातें, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप डिफेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ें और प्ले स्टोर पर जाकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड करें। और इस ऐप पर आपके डिफेंस में जाने से संबंधित वो सारे इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सिलेबस के हों या कोई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियोज हो, वो आपको यहाँ पे आसानी से अवेलेबल होगा। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना आप ना भूलें। इसके अलावा बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।